हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्रम में हम सभी का इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 33 है। और आज क्लास नंबर 33 में हम सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टच करने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, संदेह हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को भेजें। क्वेश्चन नंबर लिख दें कि ये वाले क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए, तो ज़रूर से ज़रूर प्रयास किया जाएगा कि आपके समस्या को नेक्स्ट वीडियो में समाधान किया जाए। ठीक है। और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए या और होने चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर आप बताएं, तो उस पर मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करूंगी। और आपको हर तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है, हर पहलू को टच किया जा रहा है। ठीक है। तो इन्हीं विश्वास के साथ चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की हम सभी की क्लास नंबर 33 का पहला क्वेश्चन है ही। इसके बाद कह रहे हैं राइड अ बाइसिकल एबिलिटी। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कई बार क्या मॉडल एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब टॉपिक दे देता है, जिसमें आपको ब्रैकेट में परमिशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, इस तरीके से मोरल ड्यूटी, इस तरीके से आपको ब्रैकेट में दे देता है। वो एक हिंट होता है कि, और वो क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक ना, ब्रैकेट में, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको ध्यान में क्या रखना है। ओके। तो अब देखिए, योग्यता की बात कर रहा है कि वह, अब कह रहा है कि डज या नीड या कैन या डेट, या डेट नहीं, यहाँ डेयर होना चाहिए था, DARE, यहाँ डेयर जो है डेट जो है टाइप हो गया है। तो ध्यान रखिएगा। एबिलिटी, एबिलिटी का यूज आप जानते हो कि कैन का प्रयोग जो है एबिलिटी, कैपेसिटी के सेंस में होता है, और इसका पास्ट गुड होता है। ठीक है। तो कैन, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, इस तरीके के सेंस में होता है। तो आप देख पाते हैं यहाँ पर वह अपनी क्षमता को बता रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, योग्यता, क्षमता। तो ही कैन राइड अ बाइसिकल। डस का प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि डस तब होता जब करना का मीनिंग आता, या तो नॉट लगता। और नीड नहीं होगा, नीड मतलब होता है ज़रूरत, और यहाँ पे ब्रैकेट में एबिलिटी दे दिया है। और डेयर, डेयर मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का आपका सी। बहुत से ऐसे जो है एग्जाम्स हैं जिसमें टॉपिक मेंशन कर देता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें टॉपिक नहीं मेंशन करता, ओवरऑल ग्रामर को देता है। तो दोनों तरीके से आपको यह प्रश्न इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। पीटर डज नॉट स्मोक। अब यहाँ पर पीटर डजंट स्मोक और ब्रैकेट में क्वेश्चन टैग। ठीक है। इस तरीके से उसने हिंट दिया प्रश्न में कि क्वेश्चन टैग को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन टैग नहीं देता तब भी आपको पता है कि यदि जो है टैग आपका जो भी जो है स्टेटमेंट यदि आपका निगेटिव में है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव में होगा, बताया ही जा चुका है। और यदि स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव में हो तो जो टैग है वो निगेटिव में होगा, ये आपको पता है। अब आप देख पा रहे हैं कि पीटर डज नॉट स्मोक, यहाँ पर आपको मिला डजंट स्मोक। तो आपको क्या, जब यहाँ पर जो है निगेटिव मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी सेंटेंस के टेंस को ध्यान में रखते हुए तो डज ही, यहाँ पर आपको डज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इस तरीके से आप देखें तो डिड या डोंट या डज, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि आपको तनिक भी परेशानी नहीं हुई होगी और आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर है डज ही। ओके। निगेटिव होता तो डजंट ही हो जाता, तो यहाँ पर आपका स्मोक से लिखा होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, परमिशन दिया हुआ है। परमिशन के सेंस में आपको क्या करना है, डेयर मतलब साहस करना, हिम्मत करना, ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, मोरल ड्यूटी। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब सामान्य की बात हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, एक एडवाइस के सेंस में हो, तो शुड का प्रयोग करते हैं मॉडल एक्सलरी वर्ब में। लेकिन जब आप किसी को एम्फेसाइज करते हो, जरूर करना चाहिए, तो आप मस्ट का यूज़ करते हो। जब आप जरूर करना चाहिए में आवश्यकता की बात करते हो कि तुम्हें ज़रूरत है, तो नीड की आप बात करते हो। समझ पा रहे हैं ना। और जब भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप मोरल ड्यूटी या कर्तव्य बोध की बात करें, कि जैसे आपका कर्तव्य आपको अपने माता पिता का सेवा करना, बड़ों का आदर करना, मातृभूमि की रक्षा करना,
तो यू ऑट टू लव योर कंट्री। अब यहाँ पर अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में प्रेफरेंस पूछे तो आपको ऑट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कर्तव्य बोध, किसी के कर्तव्य का एहसास कराएं, किसी को नैतिकता याद दिलाएं, तो आप ऑट टू का यूज़ करते हैं और इसका मतलब भी होता है चाहिए। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऑट मिला तो मैंने आपको बताया ऑट टू आपका ये होता है। बट यहाँ पर परमिशन है तो आप देख पा रहे हैं कि मे हो जाएगा। यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, मतलब जब तुमने काम खत्म कर दिया तो तुम जा सकते हो, ठीक ना। इस तरीके से आपने देखा तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। डेयर मतलब हिम्मत करना, साहस करना, नीड मतलब आवश्यकता होना, ऑट के साथ टू होना चाहिए, बिना टू के ऑट हो नहीं सकता, तो आपने मिल गया कि आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। अब आपको मिसस्पेल्ट वर्ड देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा शब्द इनकरेक्ट लिखा हुआ है। सुपर नेचुरल के स्पेलिंग, पार्लियामेंट के स्पेलिंग, बेनिफैक्टर के स्पेलिंग या टेस्टामेंट की स्पेलिंग, बताइए विच स्पेलिंग इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। बताएंगे आपको कौन सा इसमें सही नहीं लिखा है। सुपर नेचुरल आपको सीधे सीधे पता है सुपर होता है और नेचुरल की तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो सुपर नेचुरल सही लिखा है, तो यानी कि ये नहीं आंसर होगा। पार्लियामेंट भी आप जानते हैं PARLIAMENT होता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन देखें बेनेफैक्टर, तो बेनेफैक्टर में BENEFACTOR होता है, मतलब दान दाता, परोपकारी, ओके। तो BENE होता है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट स्पेलिंग है बेनिफैक्टर का मतलब आप जो है बेने में BANE ना होके BENE होता है। और टेस्टामेंट मतलब वसीयत होता है, TESTAMENT। बाइबल का भी दो भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। यहाँ पर सिर्फ टेस्टामेंट करे तो TESTAMENT, ओके। तो आपको मिल गया ना कि क्वेश्चन नंबर 4 का सी इनकरेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग है, यही करेक्ट आंसर है। BENE होता है, ओके। बेनिफिशियल में भी BENE होता है, ध्यान रखिएगा। बेनिफैक्टर तो BENE। बहुत बच्चे बेनीफैक्टर पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में आई स्पेलिंग घूमता है, बट ध्यान रखिएगा BENE ही होता है, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ईच वन ऑफ अस goes A/ to purchase items B/ our own use for our own use C/D। बताइए इसमें कौन सा वर्ड आपको नहीं यूज करना है। ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स फॉर आवर ओन यूज, बताइए हर कोई जाता है अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए जो अपने खुद की यूज़ की होती है। तो आप अपने जब कह रहे हो तो आप सब्जेक्ट में भी तो देखें कि सब्जेक्ट में अपना मतलब कौन, अपना मतलब ईच वन। बात समझ पा रहे हैं ना, हम में से हर एक, समझ पाए ना। तो याद रखें ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं पर भी हो तो हमेशा उसको सिंगुलर मानते हुए उसका पॉजेसिव केस हमेशा हिज यूज़ करते हैं। योर, हर, ओ, आवर ऐसा कुछ ना यूज़ करते। लेकिन जब आपका ईच गर्ल यहाँ पे होता तो जेंडर आपका जिक्र कर दे तो आप यहाँ पर हर करेंगे, बट जब जेंडर का जिक्र ना करे तो आपको हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, ठीक ना। अब आपने मेरे इस बात को अगर ध्यान दिया हो, जो बच्चे लगातार क्लासेस को अटेंड करते हैं और एरर वाले क्वेश्चंस या फिर इस प्रैक्टिस सेट को जो है करते हैं रेगुलरली, उन्हें पता चल गया होगा ज़रूर से ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पर ही हमें फोकस करना है। ओवरऑल ग्रामर जानना तो आवश्यक है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ज़रूर से ज़रूर प्रश्न बनता है, समझ पा रहे हैं ना। और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको रिपीट किया जाए। मैं रोज़ नए नए प्रश्न ही आपके लिए बनाने का प्रयास करती हूँ ताकि बच्चों को हर तरीके के रूल्स को मैं बता पाऊँ, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा कि ईच जो सिंगुलर है वो हमेशा जो इसके साथ ऑफ करके आएगा तो ये तो प्रोनाउन बन गया, बट हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। आप इसको ऐसे करें जैसे ईच, एवरी, आइदर,
और नाइदर, इनके साथ जो है जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर, वो हमेशा मतलब अगर साथ में आए तो सिंगुलर, और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा जब ये साथ में आए। जैसे ईच बॉय ईच गर्ल, तो ईच बॉयज़ नहीं होगा, ईच बॉय ईच गर्ल। लेकिन ध्यान रखिएगा जब ऑफ द आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा नाउन। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द बॉयज़ आप कह रहे हो, बट बॉयज़ भले प्लूरल हुआ लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, ध्यान करिएगा। ठीक है, तो अब यही चीज़ मैं बताने का कोशिश है कि आप देखिए ईच अस है, तो ये ऑफ आने की वजह से प्लूरल आया, लेकिन क्यों आखिर गो नहीं आया, क्योंकि ईच को फॉलो किया। समझ पा रहे हैं ना। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, आगे चल रहा है, और दो वर्ब अगर ऐड हो एक साथ तो टू लगता ही लगता है। ठीक है, उद्देश्य बताने के लिए आइटम्स भी आपका प्लूरल है, फॉर आवर ओन यूज़ नहीं, हम में से हर एक, ये मीनिंग निकल रही है ना, इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। हिज यू ओन यूज़ होगा, हर कोई अपने लिए। ठीक ना। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसमें आपका ट्रांजिटिव वर्ब दिख रहा है। आपने पढ़ा होगा ना कि ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब दो होता है, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया। जब ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव, ना हो तो इन ट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट ढूंढते कैसे हैं, वर्ब के बाद व्हाट या हुम लगाकर। समझ पा रहे हैं ना, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर वर्ब मिले तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर में भी सकर्मक अकर्मक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथ ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में आप ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, विथ ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव होता है तो इन माने अ, तो आपका हो जाता है इंट्रांजिटिव माने अकर्मक क्रिया। ठीक ना, समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा अब आप ऑप्शन देखेंगे, ही वॉज लुकिंग एट मी, मतलब मुझे देख रहा था, तो आप व्हाट या whom लगा कर देखें क्या मिला, सीधे सीधे नहीं मिला ना, लुकिंग एट मी। तो मतलब जो है अब यहाँ पर आप कहोगे किसकी ओर देख रहा था, तो मेरी ओर देख रहा था, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब तक क्या या किसी से आंसर ना मिले, बात समझिएगा, व्हाट या whom से, और वो भी तुरंत बाद, बात समझना होगा आपको। अगला देखिएगा, डोंट इंटरफेयर इन द क्वारल, झगड़े में दखल अंदाजी ना करो, नहीं मिला। ही हैज़ गॉन टू पटना, बच्चों को लग रहा होगा पटना एक नाउन है, नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, चलो फटाफट मार लें, यही आंसर। लेकिन समझिएगा गो ऑब्जेक्ट को नहीं लेके चलता है, इसको इंट्रांजिटिव माना जाता है। अब अगर आप पटना को कहाँ से आंसर करें, वेयर, तो हो जाएगा कहाँ जा चुका है, पटना, तो वेयर से आंसर मिला ना, ना कि हुम से। अब जो है डी आंसर को देखें तो ही ट्रीटेड, अब मिला हुम माने किसे, तो ट्रीटेड हर, उसे मिल गया ना ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बैडली यानी बुरी तरह से बर्ताव किया, तो आपने मिल गया आंसर डी ऑप्शन। अब ढूंढ लीजिएगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। जब तक व्हाट या हुम से आंसर ना मिले वर्ब के बाद आप लगाओगे, तब तक वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जरूर छिपा होगा। ठीक ना, जब तक आपके जो है क्या कह सकते हैं, कसौटी पर ना अगर उतरे, तब तक आप बिल्कुल मत मानिएगा, कहीं सुनी पे विश्वास मत करिएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इंटरप्रेन्योर, इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, इंटरप्रेन्योर, बताइए। बहुत लोग इंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, तो इंटर अगर पढ़ेंगे तो TER स्पेलिंग दिमाग में बनेगी, और चूंकि आपको मैंने वही बहुत बार बता रखा है, वही स्पेलिंग बनाएं उच्चारण के साथ अपने मन मस्तिष्क में, जो आपको एग्ज़ाम पास कराए। ठीक है, आप ये ना सोचे अरे मेरा तो उच्चारण ही गलत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा अपना जो है अनुभव कहता है आसपास देख करके कि जो है अपने बच्चे की हर एक का अपना प्रोनंसिएशन होता है, और हर बच्चा किसी भी शब्द को अपने हिसाब से उच्चारण करता है,
और किसी का सही किसी का गलत। रियल में आपको अगर करेक्ट आपको प्रोनाउंसिएशन जानना है तो आप गूगल कर लें, तो गूगल में स्पीकर पे अगर आप किसी उच्चारण को सुनेंगे तो जो है आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा किसको कैसा पढ़ें, लेकिन हर बच्चे का अपना होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योर अगर पढ़ेंगे तो इंटर में TER दिमाग में रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटर में इंट्रप्रेन्योर, ट्री पढ़े तो TRE दिमाग में रहेगा, ठीक है। मेरे बार बार इम्फेसाइज करने का यही तात्पर्य है कि आपको याद हो जाए। ENTREPRENEUR, इंट्रप्रेन्योर। तो अगर आप ऐसे याद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको भूलेगा। इंटर ध्यान रखेंगे तो TER रहेगा, और एग्ज़ाम में स्पेलिंग ज़रूर से ज़रूर देगा। भाई आपको कंफ्यूज करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, हर अपना तिकड़म लगा के स्पेलिंग को याद करेगा, कह सकते हैं ना। तिकड़म वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया बच्चों क्योंकि हर बच्चे का अपना तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। तो चलिएगा ए आंसर ऑप्शन अपना करेक्ट है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर देख लें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नो हैज़ बीन यूज्ड एज अ नाउन, बताइए इन सेंटेंसेस में कौन सा ऐसा शब्द है जो नो को लिए हुए है और नो इसमें नाउन की तरह यूज हुआ है। बात समझ पा रहे हैं ना, नाउन की तरह यूज हुआ है, उस वाले सेंटेंस को आपको आंसर बताना है। इट इज़ नो जोक, क्या इसमें नो नाउन है? नहीं, ध्यान रखिए नो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और वो भी कौन सा एडजेक्टिव है? न्यूमेरिकल, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कोई नहीं, कोई नंबर नहीं, तो इट इज़ नो जोक, कोई जोक नहीं है। तो यहाँ जोक नाउन है और ये एडजेक्टिव बन गया, और हम सभी को नाउन ढूंढना है। सेकंड में देखिए ही इज़ नो मोर, मोर आपका एडजेक्टिव है, नो यहाँ पर क्या बन गया? एडजेक्टिव जो है को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो नो एडवर्ब बन गया, गलत हो गया। और आपका सी ऑप्शन देखें, आई विल नॉट टेक अ नो, यहाँ पर नो मने नहीं, यहीं पर आपका नाउन बन गया। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा नो कैसे नाउन है? आर्टिकल किसके आसपास लगता है? आर्टिकल जाहिर सी बात है नाउन के साथ लगता है, ए एंड द, और यहाँ हिंट तो दे ही दिया है ना भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है, ए एंड द हमेशा नाउन के साथ लगता है। आई विल नॉट टेक अ नो, नो मतलब मुझे एक नहीं नहीं सुनना है, तो नहीं मतलब वो वाला नहीं जो आप एक शब्द के रूप में यूज़ करते हो, समझ पा रहे हैं ना। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ओनली बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, बताइएगा ओनली शब्द एडवर्ब एन एडवर्ब एडवर्ब के रूप में किस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, बताइए। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे मतलब जो है क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो बच्चों को नॉर्मल नहीं लगता ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान रखिए ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस के अध्ययन करने के बाद ही आपको जो है क्वेश्चन नए नए दिए जाते हैं और बनाए जाते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल सके और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पहुंचाया जा सके कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब, बताएं किस में आपको एडवर्ब की तरह ओनली का यूज़ किया मिल रहा है। पहला ऑप्शन देखें, इट वॉज हिज ओनली चांस। अब आपको बस दिमाग में यही रखें, आप कुछ नहीं करना है, बस आप ये सोचें ओनली किसके आसपास है। तो यहाँ पर चांस, चांस क्या है? चांस मने मौका, ये नाउन है, और यहाँ तो भाई एडजेक्टिव बन गया। बात समझ पा रहे हैं ना। इट वॉज हिज ओनली चांस मतलब सिर्फ उसी का चांस था। तो यहाँ पर चांस को उसने क्या कर दिया? चांस को उसने क्वालिफाई कर दिया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बट अपने को ढूंढना है एडवर्ब, गलत हो गया ये आंसर। ही वॉज ओनली फुलिश, फुलिश क्या है? ISH किसी में लगा हो, SOME लगा हो,
और आपका वर्दी लगा हो, ISH लगा हो, तो ये सब आपका एडजेक्टिव होता है। और एक एडवर्ब एडवर्ब को तथा एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। जैसे आप कहते नहीं हो ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो वैसे फुलिश एक एडजेक्टिव है, ओनली आपका एडवर्ब है। मिल गया ना आंसर। तीसरे में देख लें क्यों नहीं होगा। टेक वॉट आई हैव ओनली लेट मी, सिर्फ मुझे जाने दो, तो यहाँ पर भी मुझे को उसने क्या है आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ओनली, ये आपका सिर्फ मुझे, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, ना कि एडवर्ब की तरह। अपने को ढूंढना एडवर्ब है, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ध्यान से समझ ले, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और सारे एग्जाम्स को पॉइंट जो है फोकस करते हुए आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, सिर्फ आप एक दो एग्जाम को नहीं ना आप कर सकते, बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, तो इसलिए हर तरीके के क्वेश्चंस आप समझें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर हैज़ बीन यूज्ड एज एन कंजक्शन, बताइए आफ्टर का प्रयोग कंजक्शन की तरह हुआ है किसमें। कंजक्शन अब की बार आपको ढूंढना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और जिस पर आपको कुछ प्रश्न नए बना करके दिए जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके। दे अराइव्ड सून आफ्टर, आपको कंजक्शन ढूंढना है। यहाँ पर देखिए सून आफ्टर, आफ्टर तो एडवर्ब बन गया और अपने को कंजक्शन ढूंढना है। और देख लीजिएगा ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहाँ पर हिज फादर आपको क्या मिल गया, एक प्रीपोजिशन की तरह मिल गया ना, अपने को प्रीपोजिशन नहीं ढूंढना है भाई, हिज फादर का और ही का रिलेशन बता रहा है। और देखिए इसके बाद शी आफ्टर एजेस वी शैल सिंग हिज ग्लोरी, मतलब कह रहा कि सदियों बाद, आफ्टर एजेस वी शैल सिंग हिज ग्लोरी, यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या है, तो यहाँ पर भी कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन क्यों नहीं है भाई, कंजक्शन आपका दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को, तो डी ऑप्शन में अगर आप ध्यान दें तो एक क्लॉज वी वेंट अवे है और दूसरा क्लॉज है ले दे हैड लेफ्ट, और आफ्टर जो है कंजक्शन है, मतलब उनके जाने के बाद हम गए, तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा। अपने को कंजक्शन ही ढूंढना है, समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टडी ऑफ एंसेंट साइंस सोसाइटी, बताइएगा एंसेंट सोसाइटी का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फिजियोलॉजी, विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, बताएं। ध्यान रखना होगा एंशियंट वर्ड दिया है, एंशियंट मतलब प्राचीन। अब आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे हिस्ट्री कर रहे होंगे ना, इतिहास हमारे समाज का अध्ययन है, नहीं, आपको ध्यान रखना होगा पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। जब भी आपको ये वर्ड मिले तो आप तुरंत ध्यान करें, ठीक ना। आर्कियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब होता है ना मानव शरीर विज्ञान, और आपको मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनुष्य का अध्ययन, यानी कि ह्यूमन स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये आपका आर्कियोलॉजी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी और हिस्ट्री अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान करना होगा। ये आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी और निथोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसको किसी प्रकार से विथ स्पेलिंग लर्न करना होगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ही एंड हिज ब्रदर टू द सेम स्कूल, योर ऑप्शंस आर गोज, गो, हैविंग, गोइंग एंड लास्ट वन इज आर गॉन, बताएं। ही एंड हिज ब्रदर, फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन गिवन, प्लूरल लग रहा है ना, ही एक सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर दूसरा सब्जेक्ट है, तो आपको लग रहा होगा गो, गोज, हैविंग गॉन, आर गॉन, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान करें, ये सेंटेंस एक सामान्य प्रोसेस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप किसी भी सामान्य प्रक्रिया को कहते हैं इट इज़, है ना, योर हैबिट,
तो आप डेली रूटीन को, अपने हैबिट को, या यूनिवर्सल ट्रुथ को, कोई साइंटिफिक फैक्ट को, ये सब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो ही एंड हिज ब्रदर गो टू द सेम स्कूल, यानी कि सेम स्कूल में जाते हैं। ठीक है, आप डेली रूटीन की बात कर रहे हैं इसलिए गोज नहीं होगा। हैविंग गॉन तो होता ही नहीं है, और आर गॉन पैसिव वॉइस में है, बट ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन। अब आपको बताना पड़ेगा इंसिस्टेड ऑन। ध्यान करें, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है, मतलब होता है जोर डालना, दबाव डालना। ठीक है, जैसे अगर कह दिया जाए कि मुझे तुम जाने के लिए दबाव डाल रहे हो, तो यू आर इंसिस्टिंग मी ऑन गोइंग। समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से जाने के लिए जोर डालना, पढ़ने के लिए कहते हैं ना कि तुम मुझे पढ़ने के लिए क्यों दबाव डाल रहे हो, तो वाई आर यू इंसिस्टिंग मी ऑन स्टडिंग। ओके, तो आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। ऑन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन। ओके, तो बात समझ गए होंगे, हमेशा से ध्यान करें। आगे बढ़ जाएंगे। दिस इज द डायमंड रिंग द थीफ। अब दो आपको फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, दोनों में सुटेबल ऑप्शन को भरना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है व्हाट और स्टील, तो आप क्या इसको सेट कर पा रहे हैं? दूसरा ऑप्शन है कि विच स्टोलन, तीसरा है दैट स्टील, और चौथा विच स्टोल। बताइएगा क्या सेट हो रहा है? तो सबसे पहले क्या नहीं हो रहा उसको हटा दें भाई। डायमंड रिंग क्या है? डायमंड रिंग आप देख पा रहे हैं कि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग हमेशा विच से होती है। जैसे ना जो, तो या जिसे, यही मीनिंग तो निकल रही है ना। चोर ने चुराया था, तो यह वही डायमंड रिंग है। दिस इज द डायमंड रिंग विच। ठीक है, चोर चुराता है नहीं भाई, स्टील्स तब हो जाता। तो चोर कोई चीज़ बार बार थोड़े ना चुराएगा, कि आपका जो कोई फैमिलियर चीज़ है कि आपका चुरा चुरा रोज आपका ही ले जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आप सचेत भी तो हो जाओगे। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। समझ पा रहे हैं ना? तो विच स्टोल हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए वॉट स्टील, अगर स्टील्स होता तो एक पल के लिए अगर ऑप्शंस नहीं मिलते आपको सुटेबल तो आप मान सकते थे, लेकिन आप ध्यान करिएगा कि दिस इज द पर्टिकुलर, ये द को फोकस कर रहा है ना, क्वेश्चन में ही हिंट दिया होता है। मैंने आपको बहुत बार इस बात को बताया है, आपके कान में तो ये बात एक बार कि ऐसा होता है, आपको याद आ जाता होगा, यस मैम अक्सर कहती हैं। तो क्वेश्चन में ही हिंट दिया है ना, दिस इज द डायमंड रिंग, मतलब द बराबर इंडिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं, द लग गया इसका मतलब विच, तथा स्टोल यानी कि थर्ड आपका सेकेंड, स्टील होता है ना STEL, और इसका सेकेंड फॉर्म स्टोल होता है, और थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन, और फर्स्ट फॉर्म स्टील। तो जिसको चोर ने चुराया था। वॉट स्टील विच स्टोलन, तो विच तो सही है, बट स्टोलन कैसे कर दोगे आप? बिना हेल्पिंग वर्ब के आप थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, दैट स्टील ये भी नहीं सही है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि वाई डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आई डैश है इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। I am studying, I was studying, I have been studying, I have been studied। बताइए, ध्यान रखिए बच्चों, टेंस से क्वेश्चंस आने तय है। टेंस वाली बात अगर आपको ध्यान करें तो टेंस बच्चों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, बिल्कुल सही लगता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा वर्ड हमारा किस टेंस में रहेगा, या जो है क्या आप यूज़ करो कि टेंस आपको मतलब कौन सा सेंटेंस किस टेंस में, या कौन सा मतलब जैसे अभी आपने आपको बताया ना, नेचुरल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब, ठीक ना, साइंटिफिक फैक्ट, ये सब हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। कभी सेंटेंस में यूजुअली, या आपका ऑफन, ऑलवेज, ग्रेजुअली, और आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको हमेशा प्रेजेंट डिनोट करेंगे।
वहीं अगर आपको एक पास्ट मिल जाए तो आगे पास्ट चलेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर बताइए आई एम स्टडिंग। अब देखिए, मुझे लगता है बहुत से बच्चे करेक्ट आंसर किए होंगे, सबके सब करेक्ट आंसर करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्यों भाई? देखिए भाई, हिंट दे दिया है ना, समय। जब आप समय हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समय दिया है ना, 6 सालों से अभी मैं इंग्लिश को ही पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? अनसर्टेन टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर यूज़ हुआ है। सिंस तब लगता है जब फिक्स टाइम होता है, जैसे आज से 6 साल पहले आप चले जाओ तो आप 2016 में चले जाओगे, 17 में चले जाओगे तो सिंस यूज़ हो जाएगा। ठीक ना, समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन कि आपको कंफ्यूज कर दे, और पहले आपको वही ऑप्शन देगा जो आपको घुमा के रख देगा। जैसे आई एम स्टडिंग सामान्यतया कोई भी बच्चा कर देगा जब वो फॉर और सिंस को तथा समय को नहीं ध्यान देगा। ठीक है, इट हैपेंस मेनी टाइम इन आवर लाइफ। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर। आई डैश हिम, इसके बाद कह रहा ईयर्स। अब भाई बच्चे तो पकड़ ही लिए होंगे, है ना। मैं सालों से उसको जानता हूँ। ठीक ना, तो आई नो हिम फॉर ईयर्स, आई न्यू हिम सिंस ईयर्स, या आई नोन हिम सिंस ईयर्स, या आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स। बताइए क्या करेंगे आप, बताइएगा 16 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आप सामान्यतः एक बात कह रहे हैं ना कि मैं उसको सालों से जानता हूँ, ताहू आप बोल ही रहे हो, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। जान चुका हूँ आप नहीं बोलते हैं सामान्यतः, नो हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब हमेशा प्रेजेंट में रहता है। आई फील, आई हेयर, आई सी, आई टेस्ट, इट स्मेल्स, ऐसे करके आई नो, ये चीज़ आप हमेशा प्रेजेंट में बोलते हो। आई एम नोइंग नहीं कहते हो मैं जान रहा हूँ, नहीं, आई नो, मैं जानता हूँ। ओके, चलिएगा आगे बढ़ जाएं। 17 क्वेश्चन नंबर है, चूज द एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। बस आपको चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ पहचानना है। देखिएगा, चेंज करना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव तथा पहचानना, 3 प्रकार से क्वेश्चन वॉइस से बनते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे आपका, और तथा आपको पता चल पाए कि हाँ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यूज होगा, बाई यूज होगा, तथा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज होगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस कैन नॉट बी रिटन, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी साथ में लगा रहे। खाली बाई को पकड़ के नहीं तैर जाएंगे आप, ठीक है, कि नहीं कूद पड़े, बाद में पता चले रस्सी नहीं वो अजगर था। बताइए, द रिसर्चर नोटेड एन इंक्रीज इन बाई बैक्टीरिया, कहीं हेल्पिंग वर्ब मिला? नहीं मिला ना, खाली बैक्टीरिया बाई और पकड़ के कूद जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखें, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला बट बाई तो जरूर मिला। बहुत से बच्चे बाई को ही पकड़ते हैं, इसलिए मैं आपको ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही हूँ। द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वॉज नोटेड बाय द रिसर्चर। आप देख पा रहे हैं ना, बैक्टीरिया का बढ़ना, ये देखिए मैंने तो क्रॉस लगा दिया बट ये क्रॉस नहीं है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। कैसे आपने देखा, द इंक्रीज इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का बढ़ना वॉज नोटेड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर द्वारा नोट किया गया, इस बात को ध्यान दिया गया। समझ पा रहे हैं ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म और आपका जो है बाई के साथ रिसर्चर सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक ना, चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान करें। बिफोर द 18th सेंचुरी एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशंस यूज टू वाइप आउट इंटायर टाउन्स। अब इस वाइप आउट को आपको मीनिंग बतानी है। ठीक है, इस जो है वाइप आउट का मतलब क्या होगा, इसको आप चेंज कर दें तो क्या करेंगे आप, पहला डिस्ट्रॉयड कर लेंगे, डिक्लाइंड कर लेंगे, एंडिंग कर देंगे, या नन ऑफ द
अबव करेंगे। सुटेबल वर्ड भी लिखने को आता है ना, कंप्लीट द सेंटेंस में, और या फिल इन द ब्लैंक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप मान लें तो आपको मिल जाएगा। बिफोर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के पहले, आपने पता था ना कि ब्यूबॉनिक प्लेग फैला करता था, कि प्लेग, हैजा, मलेरिया, तपेदिक, तमाम महामारियाँ, एपिडेमिक मतलब महामारी होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान करना होगा। जैसे कोरोना महामारी फैला था, पेंडेमिक। अच्छा, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक में मैंने आपको एक बार बताया है, बट आप यहाँ और भी जान लें। जब कभी आपको बच्चों एपिडेमिक मिले, ठीक है, तो एपिडेमिक मतलब होता है कि किसी पूरे देश में फैली समस्या एपिडेमिक होती है। अगर आपको कहीं जो है इंडेमिक मिले, तो इंडेमिक मतलब होता है इंडेमिक, इसका मतलब कि किसी निश्चित क्षेत्र में फैली समस्या, ना कि पूरे देश में। और अगर कहीं पैंडेमिक मिले, ठीक है, पैंडेमिक, तो आप ध्यान करो, पैन मने पूरा, ऑल, पूरे विश्व में, जैसे कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली थी, तो वो पेंडेमिक होगा। बात समझ पा रहे हैं ना कि इन तीनों में क्या अंतर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है। ओके, तो यहाँ डिस्ट्रॉयड होगा, मतलब डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाना। टाउन के टाउन यानी इंटायर टाउन पूरी तरह से नष्ट हो जाता था 18वीं शताब्दी के पहले। ओके, डिक्लाइन मतलब होता है किसी साम्राज्य का पतन होना, और समापन एक सामान्य सा शब्द है। तो डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना पूरी तरह से, क्या कह सकते हो आप, कहते हैं ना डिस्ट्रॉय मतलब एकदम तहस नहस हो जाए। ओके, तो वाइप आउट को आप चेंज कर सकते हैं डिस्ट्रॉयड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। शी ट्रूली enjoyed growing her own ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। अब इस ग्रोइंग को आपको पहचानना है। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज क्या है? इंजॉय के बाद आईएनजी लगता है, फील के बाद लगता है, हेल्प के बाद लगता है, माइंड के बाद लगता है, लाइक के बाद लगता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आईएनजी को लेकर के चलते हैं, और आईएनजी दो प्रकार से यूज होता है। एक तो पार्टिसिपल हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जीरंड। जब नाउन बनेगा तो जीरंड, ऐसे ध्यान कर लें आप, जब नाउन बनेगा तो जीरंड बन जाएगा, ठीक है। जैसे कह दिया जाए ना वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग एक सब्जेक्ट की तरह बन गया, आईएनजी तो जीरंड है। या कह दे आई लाइक स्विमिंग, तो आई लाइक व्हाट, तो आंसर आ जाएगा स्विमिंग। स्विमिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ नाउन की तरह, तो जीरंड है। लेकिन अगर पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे आप क्या कह सकते हैं, आप कहते हो ना कि जो आई सा अ डांसिंग लीफ, मैंने एक पत्ती को डांस करते देखा, तो यानी कि जब आपने देखा तो पत्ती डांस कर रही थी, तो पत्ती की विशेषता बन गई डांसिंग, आईएनजी, ठीक है। आप कह सकते हो ना कि आई सा हिम, कह सकते हो डांसिंग, तो डांसिंग यहाँ पे क्या विशेषता बन गई हिम की, ठीक ना। आप कह सकते हो आई फाउंड यू स्टीलिंग द पर्स, तो यानी यू की विशेषता स्टीलिंग, बात समझना, ये आपका पार्टिसिपल है। और अगर जीरंड होता तो अकेले आकर के नाउन की तरह काम करेगा। आप देखो, शी ट्रूली इंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक। अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न जाना भी हो रहा हो, तो आप यहाँ पर ये चीज़, इतने पॉइंट को अगर आप भूल जाएं, ठीक है, यहीं फुल स्टॉप मार लें, तो आई ट्रूली इंजॉयड व्हाट, तो आंसर बनेगा ग्रोइंग, यानी बढ़ना। किसको बढ़ना? अब फिर एक और आंसर आ रहा है आपका, हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यहाँ पर आपको जीरंड आंसर करेक्ट मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो जीरंड अपना करेक्ट आंसर है सी। यहाँ पर आपको कोई पार्टी जो है इन्फिनिटिव हो तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कंपाउंड नाउन मतलब दो नाउन, जैसे आप कहते हो ना फादर इन ला, सिस्टर इन ला, ठीक ना, या आप स्टेप ब्रदर, तो ये कंपाउंड नाउन है या नहीं है। और इन्फिनिटिव तो टू के साथ आता है, या बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये भी होता है। बट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तीन प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी को लेके चलता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को लेके चलता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके चलता है, ठीक है। तो आप देखो, आई ट्रूली इंजॉयड व्हाट, तो हो जाएगा ग्रोइंग, यानी बढ़ना। अब बढ़ना के बाद अगर आप और भी बढ़ाना चाहे तो क्या बढ़ना, एक और ऑब्जेक्ट आ गया, हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
दो ऑब्जेक्ट है तो एक नाउन है और दूसरा भी नाउन है। ओके, तो चलिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएंगे 20 क्वेश्चन पे। स्पॉट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे आस्क्ड माई नेम। अब आपको क्या करना होगा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई नेम वॉज आस्क्ड मी बाई देम, मेरा नाम मेरे द्वारा पूछा गया, फिर उनके द्वारा पूछा गया। नहीं समझ में आ रहा ना, आपको सीधे क्या करना है। अगर आप तनिक भी इस प्रश्न में कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं तो मैंने बना भी दिया। देखिए, यहाँ पर आपको बस देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ तक आप पहुँचे, बाकी जो शब्द है उसको एक्स्ट्रा समझ के भूल जाएं, उधार दे दें किसी को। तो देखिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट मी है आपका, आई बन जाएगा। और आस्क्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वॉज में चेंज हो जाएगा। तो आई वॉज आस्क्ड, अब क्या हो जाएगा, मतलब मुझसे पूछा गया, मेरा नाम उनके द्वारा। अब आप देखो, आई वॉज आस्क्ड किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। बाई देम नहीं दिया है तो क्यों आप सर फोड़ लेंगे अपना, नहीं ना, जैसे दिया है वैसे आपको भी करना पड़ेगा। ये बाई देम आपने क्या कर दिया है, इसने छिपा दिया है मात्र आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने इसीलिए बनाया कि आपको पता चल जाए कि इस पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिर्फ आप बाई को नहीं पकड़ सकते ना, बहुत से बच्चे होंगे कहेंगे बी ऑप्शन में बाई नहीं दिया है, पहले इसको हटा दो, बाकी जो है ए और सी और डी को करो। नहीं, आपको समझना होगा, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बाई के साथ सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब देखिएगा, माई नेम वॉज आस्क्ड मी बाई देम, तो माई नेम वॉज आस्क्ड मी, इसके बाद हो जाएगा बाई देम। तो माई नेम को आगे न ला करके आपको क्या, आई को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि मी आई ही तो बनेगा। तो आप कहोगे क्या। और दूसरी बात, इसमें दो तीन रूल चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप माई नेम को आगे लाओगे तो एक रूल चलता है बच्चों, ध्यान करेंगे कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो तो टू या फॉर का यूज़ करते हैं। तो अगर पहले ऑप्शन को आप लेते भी हो तो यहाँ पर आस्क्ड टू मी होना चाहिए या तो फॉर मी होना चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले है, डायरेक्ट बाद में, तो टू या फॉर का यूज़ होता है। इस तरीके से भी नहीं सही है। और सीधा सीधा देखो तो आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाई देम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लो। फिर देखिए, आई एम आस्क्ड तो पास्ट प्रेजेंट में नहीं जाता। माई नेम आस्क्ड फ्राम मी बाई देम तो अपने पास से फ्राम को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इन्फीरियर का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम बराबर अपोजिट, विलोम। बताइए, इन्फीरियर मतलब क्या होता है, इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी, यानी कि घटिया या निम्न स्तर की क्वालिटी, कोई चीज़ निम्न स्तर की क्वालिटी, ठीक ना, लो लेवल। तो जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सीनियर, सुपर, बेस्ट नहीं, सुपीरियर, ठीक है। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ढूंढा जाता है। बहुत से बच्चे बेस्ट और सुपर सही कर रहे होंगे, बट आप ध्यान करिएगा, इन्फीरियर का उल्टा सुपीरियर, सीनियर का उल्टा जूनियर, ठीक है। तो आई ओ आर को लेके चलता है, तो सुपीरियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 21 में इन्फीरियर मतलब घटिया, सस्ता, निम्न क्वालिटी की चीज़। तो सुपीरियर मतलब सर्वोच्चम, क्या करते हैं, सर्वोत्तम या सर्वोच्च क्वालिटी। ओके, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचेंगे। ब्लैक शिप का क्या मतलब है, नेचुरल क्रिएचर, बताया गया ना कि शाब्दिक मीनिंग को भूल जाएं। बैड कैरेक्टर, हम्बल पर्सन, शिप और ब्लैक कलर, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर आपको सीधे सा प्रश्न पूछता कि मतलब कोई जानवर बताओ, तो वो आपका जीके का क्वेश्चन हो सकता था, वो भी छोटे बच्चों का, आपका नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान करिएगा कि शाब्दिक मीनिंग पे तो पहले न जाएं कि यही मुझे समझ में आ रहा है भाई मैं वही लगाऊंगा, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैड कैरेक्टर, ब्लैक शिप मतलब आप निगेटिव भी तो जानो कि शिप हमेशा सफ़ेद होती है। तो काली भेड़ बराबर कलंक, यानी कि बैड कैरेक्टर। ब्लैक शिप का मतलब है ना, ही इज़ अ ब्लैक शिप ऑफ माई क्लास इन माई फैमिली, मतलब
कलंक या बेकार सा इंसान, जिसको लोग बेकार स्पॉट मानते हों, इस तरीके के शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 22 ब्लैक शिप का मतलब अ बैड कैरेक्टर। बात समझ पाए? आगे बढ़ जाएं 22 पर। इट रेन्ड ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग दैट नाइट। क्या? इन ड्यूरिंग फ्रॉम एट। क्या करेंगे? देखिएगा, पूरी रात, पूरा सोमवार बरसा, रात में, उस रात के दौरान पानी बंद हो गया। तो रात में अचानक थोड़े ना बंद होगा भाई, कि एक स्टॉप, रिमोट थोड़े ना लगा है, नहीं ना, एक प्रोसेस होता है बारिश का, कि पहले बूंदे थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम, फिर धीरे धीरे ड्रिजलिंग होगी, फिर बूंदें बंद हो जाएंगी। अचानक तो होता नहीं है ना कि कोई रिमोट लगा है, इंद्र भगवान लगवाए हैं और उस रिमोट को बंद कर दें। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है कि वर्षा का क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे आने का प्रोसेस वैसे जाने का भी प्रोसेस। और फ्रॉम और एट तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब होता है एक अवधि, यानी उस रात की अवधि में बारिश क्या हुई? बंद हुई, इसलिए ड्यूरिंग, दौरान, अवधि। बात समझ पा रहे हैं ना? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी आंसर। कोई तनिक भी कंफ्यूज मत होइएगा, यदि होए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें आप, ताकि पता चले कि किस क्वेश्चंस को लेके आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। देयर आर एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। सम एनी, कभी सम और एनी का एक साथ यूज़ आपने पढ़ा है? मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ा होगा। अ फ्यू और एनी, स्कार्सली और एट ऑल। तो बताएं, इसको ध्यान करिएगा कि आपको एनी का प्रयोग, आपको बताया गया ना कि एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंस में और निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सम का तो प्रयोग पॉजिटिव में होता है और सम और एनी एक साथ यूज नहीं होता, ये गलत हो गया आपका। ठीक है। और स्कार्सली भी हमेशा इन्वर्जन की तरह यूज़ होता है, स्कार्सली के साथ, हार्डली के साथ। निगेटिव सेंस लगता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, निगेटिव सेंस। और वैसे भी स्कार्सली, हार्डली के साथ आपका एनी का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन आपको ध्यान करना होगा ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब को लेके चलता है, सब्जेक्ट को बाद में। तो एट ऑल भी नहीं होगा, अ फ्यू, ठीक है, अ फ्यू एनी। तो यहाँ पर आपका देयर आर अ फ्यू एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। फ्लावर्स आया है और अ फ्यू के साथ हमेशा आप जानते ही हो कि अ फ्यू के साथ हमेशा, द फ्यू के साथ और फ्यू के साथ हमेशा जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल यूज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अ फ्यू एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ओके, चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। ही वॉज एंग्री, उसके बाद कह रहा है एशलेस दो ही लिसन टू मी पेशेंसली, मतलब धैर्यपूर्वक, मतलब वह क्रोधित था, गुस्सा था, यद्यपि उसने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। तो क्रोध में धैर्यपूर्वक सुना। यहाँ पर कोई एरर आपको लग रहा हो तो बताइए। देखिएगा, ही वॉज एंग्री दो ही लिसन, अब लिसन के साथ तो टू लगता है ना, तो आप इसमें मी और एट को और विथ को कोरिलेट ना करें कि एंग्री के साथ विथ लगता है, एंग्री के साथ जो है एट लगता है। यहाँ पर लिसन के साथ टू है, मतलब मुझे सुना। तो एंग्री का मुझसे कोई संबंध नहीं है, लिसन का मुझसे है, तो लिसन टू मी, यानी कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये वाला क्लॉज दूसरा चल रहा है और आगे वाला ही वॉज एंग्री, यहाँ बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। डी पार्ट, नो एरर, हमेशा एरर नहीं एग्ज़ाम में पूछता, कभी कभी नो एरर वाले भी सेंटेंसेस कर लिया करें। ओके, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये 25 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए बहुत ही समझ में आए होंगे अच्छे से। तो कितने स्कोर आपने गेन किया, कितने आपके गलत हुए, सब कुछ आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको तनिक भी कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर से ज़रूर व्यक्त करें, अपनी राय मुझ तक भेजें। क्लासेस कैसे लगे, क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, सभी बातों की चर्चा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। मिलते हैं नेक्स्ट